नए चैप्टर में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पेन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थे सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक। सबसे पहले सेक्शन 22 में चार्जिंग सेक्शन है। क्या है चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन का मतलब समझता है, क्यों इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में डालेगा। हर हेड्स ऑफ इनकम का चार्जिंग सेक्शन था, सैलरी का भी था, हाउस प्रॉपर्टी का भी है, सबका। तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 22 में बोला था एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी का क्या निकालिएगा? एनुअल वैल्यू। प्रॉपर्टी का क्या निकालिएगा? एनुअल वैल्यू। प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होगा कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, किसका निकालना? बिल्डिंग का निकालना। लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट। बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग से जो अटैच्ड है, जो अटैच्ड है, ठीक है। ओन्ड बाय एन एसएससी, उसका मालिक कौन होना चाहिए? एसएससी। मालिक कौन होगा? एसएससी होना चाहिए। एंड विच इज नॉट ऑक्युपाइड इन फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। घर को आप अपना बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर इस्तेमाल किए हैं और उस घर से जो इनकम आ रहा है उस इनकम को आप हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखा सकते हो। अगर आपका घर है और उस घर से में अगर आप अपना बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम आ रहा है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में मत दिखाना। जैसे मेरा ये घर है, हम प्रोफेशन में है, जो इनकम तुम लोग मेरे को करवा दे रहा है उसको मैं हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाऊंगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया है, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को लीज पे लगाया है। These heads cover income from lease of house property and not income from sale of house property. समझ में आया बात? ये lease of house property, this head cover income from lease of house property. अगर घर को लीज पे लगाया है, घर को अगर लीज पे लगाया है और अगर कुछ पैसा कमाया है, घर को लीज पे लगा के अगर कुछ पैसा कमाया है, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। This head cover income from lease of house property. लीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाला अगर इनकम है तो वो आएगा। एंड नॉट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। घर को बेच के जो पैसा कमाया है उसको हाउस प्रॉपर्टी में मत लेना। समझ में आया बात? क्या लिखा देख, गेन्स नॉट टैक्सेबल एज आईएचपी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, इनकम टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। ये कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में। रेंटल इनकम जो है वो आता है। रेंटल इनकम, रेंटल मैंने समझता है, रेंटल इनकम मैंने भाड़ा वाला जो इनकम होगा ना वही आएगा, भाड़ा वाला इनकम आएगा। ओके डाको তুই হাউস প্রপার্টি করাচ্ছি, আমি ক্লাস করছিস না কেন? এখন নতুন চ্যাপ্টার, হ্যাঁ হাজলাম গাড়ি কি চলছে নাকি? अच्छा क्या बोले? समझ में आया ना? अच्छा मतलब गेन, प्रॉपर्टी बेच के जो कमा रहा है वो गेन है, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, लेकिन रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। कंडीशन ऑफ चार्जेबिलिटी, क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है देयर मस्ट बी बिल्डिंग। क्या होना चाहिए? बिल्डिंग। कंडीशन बोलते हैं पहला कंडीशन बिल्डिंग होगा। वेकेंट लैंड नॉट कवर्ड, बिल्डिंग होगा, वेकेंट लैंड नॉट कवर्ड, बिल्डिंग होगा, वेकेंट लैंड नॉट कवर्ड। दूसरा क्या बोला है? एसएससी मस्ट बी द ओनर, एसएससी को ओनर होना पड़ेगा। इसमें डीम्ड ओनर भी चलेगा, डीम्ड ओनर भी चलेगा। डीम्ड ओनर क्या है बाद में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोला? प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अदर बिजनेस। प्रॉपर्टी को तुम अगर अदर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर किए हो, वहां से जो इनकम कमा रहे हो वो हाउस प्रॉपर्टी में आने वाला नहीं है। तुम अपना घर को अगर मान लो अपना बिजनेस और प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहा है तो वहां से जो इनकम आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो पीजीबीपी में जाएगा। बोला वंस ऑल द अबव कंडीशन आर फुलफिल, सारा कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है द प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल अंडर आईएचपी। सारा कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तभी आईएचपी में जाएगा। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन आर नॉट फुलफिल, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो, अगर मान लो इसमें से तुम कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना छोड़ देता है, द इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर आईएचपी, तब आईएचपी में नहीं आएगा। इट विल बी टैक्सेबल अंडर या तो पीजीबीपी में या तो आईएफओएस में। ठीक है, सुनेगा यहां से। बोला इन द फॉलोइंग केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी चार्ज इन आईएचपी। ये सब केस में आईएचपी में नहीं आता है। जैसे
रेंटल इनकम मिला फ्रॉम लीज ऑफ वेकेंट लैंड, बार बार बोल रहे हैं वेकेंट लैंड वाला से जो पैसा कमाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग कंसिस्ट नहीं कर रहा, तो ये कहां जाएगा, IFOS में जाएगा। फिर क्या बोला, प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, अपना बिजनेस कर रहा, तो यहां से भी जो पैसा कमाएगा वो कहां नहीं आएगा, वो कहां नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, कहां जाएगा वो PGBP में जाएगा। फिर क्या बोला, वेयर एसएससी सबलेट, सबलेट का मतलब मैं अपना घर तेरे को भाड़ा पे दिया और तू उस घर को किसी और को भाड़ा पे दे दिया, तो सबलेटिंग का भी जो इनकम है वो भी अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, छोटा वाला लेगा उसमें से, ठीक नाटक कर रहा, छोटा वाला लेगा, बोल रहे समझने बात को, काम लगेगा ना, रहने दे। मत कर, छोटा वाला मत करना। अच्छा, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक सबलेट वाला कहाँ जाएगा, IFOS में, कहाँ जाएगा, IFOS में, ठीक है। अच्छा, और दो तो लेगा, अच्छा जैसे सुन, मिस्टर रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लगाया है, तो रेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी इज टैक्सेबल एज IHP इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए बिकॉज मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है, रेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर सी इज नॉट टैक्सेबल एज IHP इन हैंड ऑफ मिस्टर बी बिकॉज मिस्टर बी इज नॉट द ओनर, क्योंकि वो ओनर नहीं है ना, ठीक है। अच्छा सुन, दिस हेड कवर इनकम फ्रॉम लीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बार बार बोल रहे हैं लीज वाला इनकम आएगा, ठीक है, लीज वाला इनकम आएगा, लेकिन यहाँ पर सब लीज वाला नहीं आएगा, सब लीज वाला नहीं आएगा, समझ में आ गया बात। अच्छा कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या बोला है, लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू का मतलब क्या होता है, माने तुम्हारा घर से जो जमीन जुड़ा हुआ है, लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू मींस पोर्शन ऑफ लैंड दैट आर टैक्सेबल to be a part and parcel of building in order to enable the enjoyment of possession of such building। जैसे लैंड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, घर से जुड़ा हुआ जो पार्किंग है वो भी तो तुम्हारा घर का अपॉर्चुनिटी है ना, अटैच्ड है ना, कार पार्किंग स्पेस बोल लो या प्लेग्राउंड, मान लो तुम्हारा जमीन है बगल में तुम्हारा प्लेग्राउंड है, तो वो भी उसी में काउंट होता है, उससे भी जो पैसा आएगा IHP में डाल देना, ठीक है। कमर्शियल बिल्डिंग, अप्रोच रोड, जाने का रास्ता, वहां मैंने अप्रोच रोड जो था जाने का रास्ता, तो ये सब से जो भी इनकम आएगा हाउस प्रॉपर्टी में डाल देना। कंपाउंड, कोर्टयार्ड, मोटर गैरेज, सब रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, समझ में आ गया। बी नंबर पॉइंट में प्रॉपर्टी में बी लेट आउट फॉर एनी पर्पस, देखो हम प्रॉपर्टी को लेट आउट में लगा दिया, अब वो प्रॉपर्टी लेट आउट में जो हम लगाया है तो वो प्रॉपर्टी लेट आउट में लगा हुआ भी है, लेकिन किस पर्पस के लिए लेट आउट में लगा है ये देखना जरूरी नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर लेट आउट में लगा है तो भी जो हम पैसा कमाएंगे IHP में डालेंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर लेट आउट में लगाए हैं तो जो पैसा कमाएंगे IHP में डालेंगे, या किसी भी पर्पस, म्यूजिक हॉल, डांसिंग हॉल, ऑडिटोरियम, गेमिंग हॉल, जो करना है यार, घर को भाड़ा पे लगा दे, जो भी पर्पस है डजंट मैटर, इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IHP। बिल्डिंग इंक्लूड रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी होता है और फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस भी होता है। ओनरशिप में एक होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसका सारा जिंदगी भर मालिक हम ही रहेगा, मेरे मरने के बाद मेरा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग रहेगा, लेकिन लीज होल्ड में ऐसा नहीं होता है। लीज होल्ड में आप एक पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए मालिक रहोगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज नॉट वारंटेड। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर सेल डीड का वो जरूरी नहीं है। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग डिड नॉट आल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड। हाँ, जमीन का मालिक हम है, जैसे हम तुमको जिस घर में पढ़ा रहे हैं ये घर, ये फ्लैट का मालिक हम है, लेकिन जमीन का मालिक हम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि घर का भी मालिक मेरे को बनना पड़ेगा, जमीन का भी मालिक मेरे को बनना पड़ेगा। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड आल्सो टू बी द ओनर ऑफ द लैंड व्हिच स्टैंड। नीड नॉट, जरूरी नहीं है। SSC must be the owner of the house property during the previous year.
It's not material whether he is the owner of the assessment here. Clear है? Property let out for the business purpose of business carried by tenant. हाँ, tenant को भाड़ा पे दो, माने tenant बने समझ में आता है ना, जिसको हम लोग रेंट पे लगाते हैं. The object of SEC to let out the property is to be evaluated on rental income. Rental income earn कर रहे हो तो IHP में जाएगा. और बिजनेस अगर कैरी कर रहे हो तुम अपना बिजनेस, नॉट टेनेंट का बिजनेस. टेनेंट का बिजनेस हुआ तो IHP में, अपना बिजनेस हुआ तो PGBP में. अच्छा ठीक है भैया, समझ गए यहां तक. एग्जांपल्स आइए कुछ पढ़ते हैं. क्या बोला एग्जांपल? मिस्टर एक्स ओन सम स्पेस ऑफ फैक्ट्री which he used for own business purpose. अपना बिजनेस, सीधा सा बात है, PGBP में टैक्सेबल होगा. बैंक लेट आउट प्रॉपर्टी टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल प्राइस. ध्यान से सुनना, एक बैंक है, ठीक है, वो बैंक का अपना प्रॉपर्टी है, वो अपना एम्प्लॉय को भाड़ा में दे रहा. देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कुछ फैक्ट्री हो गया या कुछ कंपनी हो गया, ऑफिस हो गया, उसका एम्प्लॉय लोग बहुत दूर से आता है, तो रोज आने जाना उन लोगों का बस का बात नहीं है. तो वो लोग क्या बोलता है, मतलब वो ऑफिस या वो बैंक या वो फैक्ट्री क्या बोलता है कि हम तुमको घर देगा, मार्केट वैल्यू अगर 1000 रुपया है तो तुमसे हम 600 रुपया लेगा, तो तुम्हारा 400 का बचत हुआ ना. यहाँ पर वो जो 600 रुपया उससे हम ले रहे हैं, ये कहाँ जाएगा पता है? PGBP में. क्यों PGBP में जाएगा भैया? रेंटल इनकम है. नहीं, रेंटल इनकम के पर्पज से हम अपना एम्प्लॉय को घर भाड़ा पे नहीं दिए. देखो मेरा उस घर का भाड़ा बाहर से 1000 मिलता, लेकिन हम अपना एम्प्लॉय को 600 में भाड़ा दे रहा. अपना एम्प्लॉय को वो घर हम भाड़ा इसलिए दे रहा ताकि मेरा बिजनेस सही रहे, मेरा बिजनेस को बचाने के लिए. तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉय को जो आप भाड़ा दे रहे हो और आपका एम्प्लॉय जो पैसा दे रहा है वो रेंटल इनकम नहीं है, वो बिजनेस इनकम है. लेकिन भैया अगर मार्केट का भी रेंट 1000 चलता और आप भी बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम घर देने वाले नहीं है, मान लो हम बोले कि देखो हम घर नहीं देंगे, लेकिन मेरा एम्प्लॉय बोला मालिक आपका तो घर है, दे दीजिए, हमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर कमती प्राइस करके दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू से कम में, माने कंसेशनल में या फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, कंसेशनल प्राइस में अगर दे रहे हैं, तो फिर वो कहां चला जाएगा? PGBP में, नहीं तो HP में. फिर क्या बोला? Why limited rent out some factory space to nationalized bank for location of branch. सही बात है. मान ले मेरा फैक्ट्री है, हम एक बैंक खोलने के लिए नीचे में घर दिए. क्यों दिए हैं? ताकि मेरा फैक्ट्री में पैसा वैसा का जरूरत रहता है, तो बैंक बड़ा दूर है, तो हम किसको दे दिए? एक बैंक को भाड़ा पर दे दिए. अब हम जो एक बैंक को भाड़ा पर दे दिए है ना, हम जो एक बैंक को भाड़ा पर दे दिए हैं, बैंक को हम इसलिए भाड़ा पर दिए हैं ताकि मेरा बिजनेस चले. जब भी आपका बिजनेस चले वाला बात आ जाता है ना, तो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा PGBP में. बोलिए गुरु, समझ में आया? बोलिए क्लियर है? आइए अब हम लोग आते हैं सेक्शन 23 में, एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है. देखिए सबसे पहले आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू लीजिएगा, गैप, उससे माइनस कीजिएगा म्युनिसिपल टैक्स, तो नैव निकलेगा. दो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट और लोन माइनस करिएगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा. बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब गैप कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा वो लेना, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा वो लेना, उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करना, जो छोटा होगा वो ले लेना. जो निकलेगा उसका नाम देना क्या? एनुअल रेंट. क्या नाम देना? सॉरी, एक्सपेक्टेड रेंट. क्या नाम देना? एक्सपेक्टेड रेंट. म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा है वो लेना, उसमें और स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा है वो ले लेना. ठीक है, करके जो निकलेगा उसका नाम एक्सपेक्टेड रेंट. अब क्या लेगा? एनुअल रेंट लेना, उससे माइनस क्या कर देना? अनरियलाइज्ड रेंट. क्या माइनस कर देना? अनरियलाइज्ड रेंट. अब एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद जो फिगर आता है वो, उस दोनों में जो हायर होगा ना, वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा. और वहां से आप लेस क्या कर दीजिएगा? लॉस ड्यू टू वैकेंसी. लॉस ड्यू टू वैकेंसी का मतलब होता है घर खाली रहने से आपका कितना का नुकसान हुआ, आपका कितना का नुकसान हुआ. क्लियर है? आइए तो आप लोग इलस्ट्रेशन 1 करिए, तो चुपचाप करिए. देखिए म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट 120, स्टैंडर्ड रेंट 90. बोलिए म्युनिसिपल और फेयर में बड़ा कौन सा है? तो भैया 120, और 120 और स्टैंडर्ड रेंट 90, छोटा कौन सा है? 90,000. एक्सपेक्टेड रेंट 90,000 आ जाएगा. याद रखना आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर नहीं होगा.
एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर नहीं होगा, नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं होगा। जैसे स्टैंडर्ड रेंट 90 है ना, तो एक्सपेक्टेड रेंट 90 होने वाला है। एनुअल वैल्यू में गैप क्या लेंगे 90, और एक्चुअल रेट मतलब 12 मंथ में जो हायर होगा वो लेना, मतलब गैप कितना आएगा 1,10,000, कितना आएगा 1,10,000, क्यों था बुझ ले। उसका बाद एक्सपेक्टेड रेंट, फिर म्युनिसिपल वैल्यू 1,20, फेयर रेंट 1,00,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000। 1,20 और 1,00,000 में बड़ा कौन सा है, तो भैया 1,20। 1,20 और 1,10 में छोटा कौन सा है 1,10, तो 1,10 लेंगे। कभी भी एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होगा। गैप क्या होगा 1,10 और 90 में बड़ा कौन सा है 1,10, ले ले, ठीक है। नेक्स्ट सुन, म्युनिसिपल वैल्यू 1,00,000, फेयर रेंट 1,10, दोनों में से बड़ा क्या है 1,10। 1,10 और 1,20 में छोटा कौन सा है 1,10, तो 1,10 ले ले। 1,10 और 1,00,000 में बड़ा कौन सा है 1,10, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही तेरा गैप हो गया। हम बोले थे स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड रेंट से छोटा तो हो ही सकता है एक्सपेक्टेड रेंट। दूसरा वाला क्या होगा, तो पहला का गैप 1,10,000, दूसरा का 1,10,000, तीसरा का भी 1,10,000, क्यों को खाता है। तो उसका बाद वाला 5,00,000 और 4,80,000 में बड़ा कौन सा है 5,00,000। 5,00,000 और 4,95,000 में छोटा कौन सा है 4,95,000। इस दोनों में बड़ा कौन सा है 6,50। उसका बाद 8,00,000 और 8,40,000 में बड़ा कौन सा 8,40,000। 8,40,000 और 10,00,000 में छोटा कौन सा है 8,40,000 और 8,40,000। क्या आ गया तुम्हारा 8,40,000। बोलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर আছে। একটু ভিডিওটা ক্লোজ করো। अच्छा, इसका बाद क्या बोला है, देखो जो अनरियलाइज रेंट होता है ना, उसका अगर तुमको डिडक्शन क्लेम करना है, अनरियलाइज रेंट का अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो 4 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। क्या क्या है वो 4 कंडीशन। सबसे पहला बात, टेनेंसी इज बोनाफाइड। अनरियलाइज रेंट का जो डिडक्शन होता है एनुअल रेंट से माइनस, अगर वो डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको 4 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। भैया क्या है वो 4 कंडीशन, टेनेंसी इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब सब कुछ लीगल अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। मतलब हम जो तुमको घर भाड़ा पे दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि झूठ मूठ का बोल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ कब होगा, जब मेरे मैंने लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट बना है, कोर्ट पेपर पे एग्रीमेंट बना है, उसी को बोलते हैं लीगल। नेक्स्ट, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड। या तो डिफॉल्टिंग टेनेंट क्या किया, घर को खाली कर दिया है, या अगर तुम घर खाली नहीं किया है तो हम तुम्हारे ऊपर में कोई स्टेप लिया है ताकि तुम घर को खाली करो। ये चीज मेरे को बताना पड़ेगा। या तो तुम घर को खाली कर दो, या तो अगर तुम खाली नहीं किए तो हम तुम्हारे ऊपर में कोई स्टेप लिए घर को खाली करने के लिए। नेक्स्ट, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मेरा एक घर खाली कर दिया और मेरा ही दूसरा घर में जाके रहता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर तुम मेरा घर खाली कर दिया और मैं तुम्हारे ऊपर अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम करना चाहता हो तो तुम मेरे किसी और घर में जाके रह नहीं सकते हो। नेक्स्ट, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि एसएससी ने सारा रीजनेबल स्टेप लिया है और वो एकदम लीगल होना चाहिए। मतलब क्यों स्टेप ले रहे हैं, ताकि अपना रेंट को हम रिकवर कर पाए। ये चीज असेसिंग ऑफिसर आके चेक करेगा कि सारा लीगल प्रोसीडिंग तुम्हारे ऊपर हुआ है कि नहीं। अगर सारा लीगल प्रोसीडिंग हुआ है, सब कुछ सही है, तभी डिडक्शन मिलेगा। ये चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई करो, तभी तुमको क्या मिलेगा अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन। आइए, म्युनिसिपल वैल्यू है 1,00,000, फेयर रेंट है 1,20, स्टैंडर्ड रेंट है 90। तो सबसे पहले तू मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट बता कितना निकलेगा। म्युनिसिपल वैल्यू 1,00,000, फेयर रेंट 1,20 और स्टैंडर्ड 90। तो म्युनिसिपल और फेयर में बड़ा क्या 1,20, 1,20 और 90 में छोटा क्या 90। तो एक्सपेक्टेड रेंट 90 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल रेंट है 1,20, अनरियलाइज रेंट 2 मंथ का है, तो 2 मंथ का रेंट कितना होगा 1,20,000। अगर 12 महीना का है तो 1,20,000 डिवाइड बाय 12 कर दे तो कितना आता है 10,000। तो 2 महीना का रेंट कितना होगा 20,000। हाँ,
तो रेंट, एक्चुअल रेंट कितना होगा, 1,20,000 से 20,000 माइनस करेगा तो 1,00,000, 1,00,000। अब गैप क्या होगा, दोनों में जो हाइयर है वो 1,00,000। बी सी डी ई एफ इज योर होमवर्क, होमवर्क है, बी सी डी ई होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 3, ये पूरा कंप्लीट सम्स है हाउस प्रॉपर्टी का। क्या बोले सुनो, अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 1,30 है, फेयर रेंट 1,10,000 है, स्टैंडर्ड रेंट है 1,20,000, एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाया है 11,000 रुपया पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट 11,000, अनरियलाइज 11,000 है। ऑल कंडीशन प्रेस्क्राइब बाय द रूल 4 आर सेटिस्फाइड, सारा कंडीशन आपने क्या किया है, सेटिस्फाई किया है, तो रिडक्शन मिल जाएगा। तो गैप निकालेगा, गैप से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेगा तो नैव निकलेगा, और नैव से इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 है, और उससे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेगा 30% ऑफ नैव। होमवर्क दीजिए, तो ये भी तेरा होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन 3 इज आल्सो योर होमवर्क, ठीक है दादा। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 4 में आ, पेज नंबर 6.8 इलस्ट्रेशन 4 में आ। उसका पहले प्रोविजन क्या बोला है, देख यहाँ एक छोटा सा बात हम बताते हैं, सुनेगा ध्यान से। जो एक लाइन है ना, इफ एक्चुअल रेंट, लास्ट लाइन, इफ एक्चुअल रेंट इज नॉट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी, एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी द गैप ऑफ द प्रॉपर्टी। समझा क्या बोलना चाह रहा? मान ले जैसे हम लोग गैप निकालते हैं तो क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, और क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट के साथ जो एक्चुअल रेंट है अनरियलाइज माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, उस दोनों में जो हाइयर होता है वो लेते हैं। अब सुनेगा ध्यान से, अगर तेरा वो हाइयर वाला अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट होता है तो वैकेंसी रहने के बावजूद भी माइनस मत करना। अगर गैप एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है, माने हाइयर अगर एक्सपेक्टेड रेंट है तो वैकेंसी माइनस मत करना। अगर एनुअल रेंट ही तेरा गैप होता है तो वैकेंसी माइनस करना, तो वैकेंसी माइनस करना। हम बता दे रहे एक ए नंबर वाला सम्स करा के, 1,00,000 म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 90, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, 1,00,000 और 1,20,000 में भरा 1,20,000, 1,20,000 और 90 में छूटा 90। एक्सपेक्टेड रेंट का कॉलम में 90 लिख दे। एक्चुअल रेंट कितना आएगा, अनरियलाइज रेंट 10,000 है, ठीक है, और ये है 1,20,000, तो 1,20,000 से 10 माइनस होगा तो 1,10,000, आगे 1,10,000। अब बता मेरे को गैप क्या होगा, दोनों में हाइयर कितना, 1,10,000, तो 1,10,000 तू लिख ले, 1,10,000 लिखा ना, गैप गैप 1,10,000 आएगा ना, लेकिन 1,10,000 से, फिर सुन मेरा बात सुन, 1,10,000 से 1,10,000 छोटा करके लिख, 1,10,000 को छोटा करके लिख, उससे माइनस करना पड़ेगा तेरे को वैकेंसी 4 महीना का, मतलब 1 महीना का 10,000 है, सॉरी हाँ 1 महीना का 10,000 है, 1,20,000 12 महीना का है, तो 1,20,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 10,000, 10,000 इंटू 4 कितना होता है, 40,000। 1,10,000 से 40 माइनस कर, कितना बचता है, 70,000, तो गैप कितना आ जाएगा, 70,000, 70,000। देख यहाँ तेरा गैप जो था वो क्या था पता है, एनुअल रेंट था, उसीलिए वैकेंसी माइनस हुआ, उसीलिए वैकेंसी माइनस हुआ। बी नंबर में आ, म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000, फेयर 1,00,000, स्टैंडर्ड म्युनिसिपल 1,20,000, फेयर 1,00,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा क्या है, 1,20,000, 1,20,000 और 1,10,000 में छोटा क्या है, 1,10,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, 1,10,000, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा मेरा 1,10,000, समझ में आया। एनुअल रेंट कितना है, 1,32,000, अनरियलाइज है 32,000, तो माइनस करके एक्चुअल रेंट कितना आएगा, 1,00,000, 1,00,000। अब मेरा बात सुन तू, यहाँ तेरा एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट में बड़ा कौन सा है, एक्सपेक्टेड रेंट वाला 1,10,000, तो गैप 1,10,000 होगा, यहां से वैकेंसी माइनस मत करना। क्या बोले, समझ में आया ना। अगर गैप ही तेरा एक्सपेक्टेड रेंट है तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा, अगर एनुअल वैल्यू मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होता है तो वैकेंसी माइनस होगा। दूसरे वाले की बोलना, हाँ, तो सी डी ई होमवर्क करके रख सकता है क्या, बोल हाँ या ना बोल।
हाँ करके रख सकता है। इलस्ट्रेशन 5 भी होमवर्क बन जाएगा, पूरा कंप्लीट सम्स है हाउस प्रॉपर्टी का। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाया 20,000, प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया 31, हाउएवर द टेनेंट 31/1 को घर खाली कर दिया, मतलब 31/1 को अगर खाली करता है तो फरवरी और मार्च 2 महीना वेकेंट है मेरा घर, तो 2 महीना का हिसाब निकालना। अनरियलाइज रेंट 20,000 है, म्युनिसिपल टैक्स 8%, तो ये सम भी होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 5 इज आल्सो योर होमवर्क। ठीक है, ठीक है जितना भी करें।